वेलकम टू सरल ज्ञान एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते ही है कि मेरा जो ये चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है। तो आज हम भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट आता है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो वैसे तो हम सब जानते ही है कि ऑडिट करना माना क्या है। ऑडिट माना एक तरह की तपास, जिसको एग्जामिनेशन हम कहते हैं कि एग्जामिन करना। और ज़्यादातर लोग ऑडिट को सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड समझते हैं कि एक अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है और जो कुछ भी हमने हिसाब लिखा हुआ है, हमारा जो अकाउंट है, बुक्स है, उसको हम जो तपास करते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं, तो उसी को हम ऑडिट कहते हैं। लेकिन ऑडिट सिर्फ इतना नहीं है। ऑडिट माना किसी भी प्रकार का जो भी हम तपास करते हैं, जो भी हम एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, वो सब को हम ऑडिट कहेंगे। फिर वो चाहे किसी प्रोडक्ट का हो, किसी प्रोसेस का हो, कोई कंपनी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, तो भी उसको हम ऑडिट ही कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर या तो इन फ्यूचर अकाउंटेंट्स बनते हैं या तो ऑडिटर बनते हैं। तो एक अकाउंटेंट को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे लिखना चाहिए, वो लिखते समय उसको कौन कौन सी बाबत को, कौन कौन सी मैटर्स को ध्यान में रख के चलना चाहिए, और किसी ऑडिटर को भी जब कोई कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमें इस सब्जेक्ट में मिलता है। क्योंकि कई लोग ऑडिट को सिर्फ अकाउंट लिखना समझ लेते हैं। ऑडिट सिर्फ अकाउंट लिखना नहीं है, अकाउंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को समझना है। तो आज हम जानेंगे कि ये ऑडिट क्या है। तो उसका जो हम जनरल मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑडिट। तो एन ऑडिट इज एन इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन of something by a person or group of people. It is an evaluation of an organization, system, process, project और product in particular। देखो इसमें साफ साफ कहा गया है कि यह क्या है। तो एक तो या तो इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन जो किसी का भी हम करते हैं, किसी भी चीज़ का हम करते हैं, और वो किसके द्वारा होता है, कोई वन पर्सन के द्वारा या तो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। क्योंकि ऑडिटर कोई एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हम ऑडिट करने वाली कंपनी को अपना ऑडिट का काम सौंपते हैं तो एक ही व्यक्ति से नहीं हो पाता है। तो कई बड़ी कंपनी होती है तो ज़्यादा उसमें ऑडिटर्स भी होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल भी ये काम कर सकते हैं। और ये क्या काम करता है, तो इट इज़ एन इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, प्रोसेस, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। कोई भी चीज़ इसमें से हो सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी इवेल्युएशन हम कर सकते हैं, किसी सिस्टम का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोसेस का, ये कोई भी इसमें आ सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ अकाउंट का ही ऑडिट होता है ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का हम इवेल्युएशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको हम ऑडिट ही बोलेंगे। अभी हम जाते हैं फाइनेंशियल ऑडिट की ओर। ये था सिर्फ ऑडिट की मीनिंग, लेकिन अभी फाइनेंशियल ऑडिट क्या है। तो फाइनेंशियल ऑडिट इज एन प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन इट दे आर एक्यूरेट and in accordance with any applicable rules, regulations and laws, including accepted accounting standards। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है। तो फाइनेंशियल ऑडिट माना वो एग्जामिनेशन है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं। माना एग्जामिन या तो ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं या तो इंडिविजुअल का भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, और सोल प्रोप्राइटर है और उसकी पेढ़ी का हमको इवेल्युएशन करना है तो इंडिविजुअल का भी हो सकता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जो कंपनी, मेरी जो ये पर्सनल ये पेढ़ी चल रही है, दुकान चल रही है, शॉप चल रही है, उसका ऑडिट करना है तो वो भी हो सकता है, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है। और उसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसको हमें एग्जामिन करना है। क्योंकि हमें पहले क्या देखा
ये क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ही चेक करना पड़ेगा हमें। वो हम क्यों चेक करते हैं, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्यों चेक करते हैं, टू डिटरमाइन इफ दे आर एक्यूरेट, ये सही रीति से लिखा गया है, ये एक्यूरेट है, सच्चा है, सच्ची उसकी पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। और किसके साथ, इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल रूल्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज उसके लिए बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो कुछ भी कंपनी ने बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से ये सब रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि नहीं। और उसमें साथ में आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी समय समय से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश होते हैं तो उसको भी हमें फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करके ये अकाउंट लिखा गया है कि नहीं, वो हम देखते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ऑडिट इज परफॉर्म्ड टू असcertain द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमको कंपनी की दी गई है वो सही है कि नहीं, वो हमें एग्जामिन करना है। और उसके लिए हम क्या क्या एग्जामिन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, जो अकाउंट्स की बुक्स लिखी गई है वो, एंड अकाउंट्स विद सपोर्टिंग वाउचर्स। हम सब जानते हैं, 12th में हम सब ने सीखा हुआ है कि बुक्स कैसे, बुक कीपिंग का जो चैप्टर आता था उसमें हम सब ने सीखा है कि बुक कैसे लिखी जाती है, अकाउंट की बुक। तो उसके लिए पहले हमें वाउचर बनाने का होता है। जो कुछ भी एंट्री होती है तो पहले वाउचर बनता है, उस वाउचर के हिसाब से हम बुक एंट्री करते हैं। तो जो हम बुक अभी चेक कर रहे हैं उसको हमें वाउचर के साथ टैली करनी पड़ेगी कि जो वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से ही बुक लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, और वो क्यों किया गया है। देखो इसका एम भी आ जाता है कि ऑडिट हम क्यों करते हैं। तो ऑडिट करते हैं हम क्यों, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर, फ्रॉड्स इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट। प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑडिट का, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स। कोई भी गलती से कुछ गलती रह गई है, भूल से कुछ भूल हो गई है हमसे, तो उसको पहचानना और आगे वो भूल ना होवे उसके लिए हम उसका ऑडिट करते हैं। हम ऑडिट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या भूल रह गई है, क्यों ये भूल रह गई, उसको कैसे हम फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार फ्रॉड की भी बात इसमें आती है। फ्रॉड या ना ये जो एरर है, एरर वो तो गलती से हो जाती है, फ्रॉड माना जानबूझकर हम कई बार करते हैं। तो कोई अकाउंटेंट है वो जानबूझकर कोई गलती कर रहा है ताकि कंपनी को या खुद को कुछ फ़ायदा होए, तो उसके लिए भी हम ये चेक करने के लिए उसको वहाँ से ही स्टॉप करने के लिए हम ऑडिट लिखते हैं। तो ये था फाइनेंशियल ऑडिट। अभी उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या है। तो ये स्पाइसर एंड पेगलर ने दी हुई एक ऑडिट की ये डेफिनेशन है कि ऑडिट इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट की बुक का हम एग्जामिनेशन करते हैं, एंड वाउचर्स जिसको हम सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ऑफ अ बिजनेस एज वेल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ। खुद को ये सेटिस्फाई हो जाए कि दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप so as to give a fair and true review of the state of affairs of the business and the whether the profit and loss account gives a true and fair view of profit and loss of the financial period according to the best of his information and examination given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied. ऑडिट क्या है, जो ऑडिटर ऑडिट करता है उसको ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो बैलेंस शीट कंपनी की बनाई गई है वो प्रॉपरली ड्रॉन है कि नहीं है, ताकि वो फेयर एंड ट्रू उसका फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके। क्योंकि बैलेंस शीट का एम क्या है कि वो पब्लिक को फेयर एंड ट्रू उसकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहिए। और प्रॉफिट और लॉस क्यों बनाते, अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या चल रहा है, तो वो भी फेयर एंड ट्रू दिखाए। क्योंकि कई बार अकाउंटेंट्स इसमें गोलमाल कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं,
तो उससे क्या होता है कि बाहर के लोगों को सही मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही में वो लॉस में जा रही होती है, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इस तरीके से बना देता है कि दुनिया वालों को, बाहर वालों को ये पता चले कि ये तो प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। तो ऐसा ना होवे, इसके लिए हम ऑडिट करते हैं। तो ये एक तरह का इसकी बुक का एग्जामिनेशन है, ताकि पता चले कि जो कंपनी है उसका जो बैलेंस शीट है वो सही उसकी ट्रू एंड फेयर रिजल्ट बता रहा है कि नहीं, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है कि नहीं। ये तपास करना, उसको कहते हैं हम ऑडिट करना। अभी हम आगे देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसके वैसे तो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑडिट जो हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट में आता है, आर द अकाउंट्स रिटन करेक्टली, आर द अकाउंट्स शो ट्रू प्रॉफिट, इज बैलेंस शीट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रू एंड रीजनेबल इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये तीनों हुए उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। मुझे बार बार इसमें हिंदी में समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम के हैं तो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आर द अकाउंट्स रिटन करेक्टली, तो पहले तो हम ऑडिट क्यों करते हैं? ये चेक करने के लिए कि जो हमने अकाउंट्स लिखा है, जिस भी कंपनी ने अकाउंट्स लिखा है वो करेक्टली लिखा है कि नहीं। कई बार उसमें कुछ भूल रह जाती है, तो ये कोई भूल वाला तो नहीं है ना, करेक्ट ही है ना। ये देखने के लिए हम ऑडिट करते हैं। सेकंड है, आर द अकाउंट शो ट्रू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है वो अकाउंट हमें सच्चा प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने आगे बताया उसी तरह से अकाउंटेंट चाहता है कि यदि कंपनी का जो सच्चा प्रॉफिट है, वैसे लॉस में चल रही है लेकिन लॉस ना दिखाए और प्रॉफिट ही रहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बन जाती है, उसको ये ऑडिट करना है कि जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है वो सही है या उसमें कुछ गोलमाल की गई है। और तीसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इस बैलेंस शीट डेमोन्स्ट्रेट्स ट्रू एंड रीजनेबल इकोनॉमिक सिचुएशन, जो उसकी आर्थिक परिस्थिति है वो सही में दिखाने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन बैलेंस शीट दिखा रहा है वो सही है या नहीं है, ये चेक करने के लिए भी हम ऑडिट करते हैं। फिर आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में 2 है, एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एरर्स, जो भूल रह गई है, कुछ भी भूल गलती से रह गई है, वो गलती को ढूंढना और फिर उसको प्रिवेंट करना, माना आगे चल के वो गलती ना हो पावे, इसके लिए हम ये ऑडिट करते हैं। क्योंकि ऑडिट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कुछ एरर्स है कि नहीं है। और दूसरा है डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड्स, क्योंकि कई बार कंपनी का अकाउंटेंट या तो कंपनी खुद ये चाहती है कि कुछ ऐसी गोलमाल करके दिखा देवे कि प्रॉफिट कुछ ज़्यादा या कम दिखा देवे। वो भी हमें आगे चैप्टर में आएगा कि क्यों प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं, या कई बार कई कंपनी प्रॉफिट कम भी दिखाती है। क्यों कम दिखाती है? या तो प्रॉफिट का ही बात नहीं लेते, कोई भी बात ले लेंगे कि जैसे उसका उसके जो डेप्टर्स है वो कुछ अलग दिखा देवे, उसका परचेज कुछ गलत दिखा देवे, उसका सेल्स का वैल्यू कुछ गलत दिखा देवे। तो ये सब फ्रॉड चल रहा होता है। तो उस फ्रॉड को हमें डिटेक्ट करना है, फिर उसको प्रिवेंट करना है कि आगे चल के ये फ्रॉड ना हो पावे। ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। फिर अदर ऑब्जेक्टिव उसमें क्या है? तो उसमें है कि मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं ना तो क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉई है उसको पता ही है कि हमारा ऑडिट होने वाला है, तो वो पहले से ही ध्यान रखते हैं कि गलती ना होवे, और यदि गलती हो जाती है तो भी वो सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर एक मोरल कंट्रोल रह जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो ऑडिट होने वाला है। दूसरा है अचीविंग द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑफ अकाउंट्स, माना जो हमने अकाउंट्स लिखे हुए हैं उसका हमें ट्रस्ट या रिलायबिलिटी कितनी है वो प्राप्त करनी है। क्योंकि जिस कंपनी का ऑडिट होता है उसके ऊपर ज़्यादातर लोगों का ट्रस्ट रहता है, क्योंकि पता है कि उसका ऑडिट होता है तो फ्रॉड तो उसमें पकड़ा जाएगा, तो इसलिए लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा वो रहता है।
फिर आता है कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ द लॉ। जो लॉ बना हुआ है, रेगुलेशंस बना हुआ है, उसका हमें पालन करना है। तो उसका पालन किया हुआ है कि नहीं, उसको फॉलो किया हुआ है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने उस लॉ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल के हमें कई सारे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले होते जो गवर्नमेंट की ओर से मिलते, या कुछ नुकसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फॉलो किया हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए भी हम किसी कंपनी का उसके अकाउंट का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। कितने टाइप का ऑडिट है? तो 3 टाइप का ऑडिट है। एक इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माना संस्था की दृष्टिकोण से, ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टिकोण से। इन टर्म्स ऑफ ऑडिट वर्क, जो ऑडिट का कार्य किया जाता है उसके दृष्टिकोण से। और लास्ट है इन टर्म्स ऑफ पर्पस, किस हेतु से हम ऑडिट कर रहा है, वो हेतु के पर्पस से जो होता है वो ऑडिट। तो पहले हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं? एक होता है प्राइवेट ऑडिट और एक होता है ऑडिट एज पर लॉ। प्राइवेट माना खानगी ऑडिट, जो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप करती है, उसके लिए कोई लॉ का प्रेशर नहीं होता है, कुछ उसको कंपल्सेशन नहीं होता है, फिर भी वो उसका कंपनी का ऑडिट करवाना चाहती है तो उसको खानगी ऑडिट कहते हैं। और एज पर लॉ माना कायदा ही बनाया हुआ है कि इसको माना इस कंपनी को या इस ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑडिट करना ही है, तो वो एज पर लॉ हो जाता है। तो प्राइवेट ऑडिट में हम देखते हैं तो उसमें एक आता है ऑफ सोलिटरी मर्चेंट, माना जो एकाकी व्यापारी होती है, जो कोई एक छोटी सी शॉप है या कोई बड़ी शॉप है, खुद की एक कोई एक पर्सनल मर्चेंट है, तो उसका जो अकाउंट लिखा हुआ होता है वो चाहता है कि वो उसका ऑडिट करे या करवाए, ताकि उसको मालूम पड़े कि उसकी जो पर्सनल पेढ़ी है उसने उस समय के हिसाब से कितना लॉस या प्रॉफिट किया है। तो वो होता है एकाकी व्यापारी या एकाकी पेढ़ी का। और दूसरा होता है वो पार्टनरशिप फर्म, माना पार्टनरशिप जो भागीदारी पेढ़ी होती है, तो उसका भी कोई कंपलसरी उसका ऑडिट करने का कोई लॉ नहीं बना हुआ है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन कोई भागीदारी पेढ़ी चाहती है कि हम अपनी पेढ़ी का ऑडिट करवाए, ताकि हमें पता चले कि हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर वो निकल जाना चाहता है, कोई पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, तो उस समय भी वो चाहते हैं कि उसका ऑडिट होवे, ताकि पता चले कि उसकी सही पोजीशन क्या चल रही है। तो उस टाइम भी हम ऑडिट करते हैं। तो ये हुआ खानगी ऑडिट, क्योंकि इसके लिए कोई कंपल्सेशन नहीं है, वो अपनी इच्छा से वो ऑडिट अपने आप करवाना चाहते हैं। फिर आता है ऑडिट एज पर लॉ, माना कायदा के जो लॉ चल रहा है उसके अनुसार। तो एक होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का। कई सारी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करती है, उसके जो बेनिफिट्स है वो लेना चाहती है। तो वो बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने भी बनाया है कि उसका ऑडिट कंपलसरी है, भले वो प्राइवेट है फिर भी। तो उसका जो ऑडिट होता है वो एज पर लॉ हो जाता है। फिर है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो कंपलसरी है ही, क्योंकि उसको तो करना ही पड़ेगा। तो वो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, लेकिन उसका जो ऑडिट होता है वो। और लास्ट वन है ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कई NGOs है, तो उसको भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए उसका ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट का जो वर्क चल रहा है उस हिसाब से जो देखते हैं। तो ऑनगोइंग ऑडिट माना जो चालू ऑडिट है, माना कंटिन्यूअसली जो ऑडिट बीच बीच में होता रहता है वो है। फिर है एनुअल, माना वो साल में एक ही बार होता है, साल के एंड में ही होता है। माना जो हमने ये देखा ऑनगोइंग वो बीच बीच में होता रहता है, ऐसा नहीं। माना वो अकाउंट लिखता भी जाता है, साथ में उसका ऑडिट भी होता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एनुअल है, माना जब वो एनुअल उसका वर्ष पूरा होता है तभी उसके ईयर के एंड में ही वो होता है। फिर है पार्शियली, माना आंशिक ऑडिट। माना जो एनुअल होता है वो क्या होता है कि कंप्लीट उसका जो अकाउंट लिखने के बाद होता है, उसका ट्रायल बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस शीट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद उसका ऑडिट होता है। लेकिन आंशिक ऑडिट ये क्या है, वो पार्शियली है। माना वो लिखने के पहले भी हम कर सकते हैं, बीच बीच में।
जो बीच बीच में किया जाता है उसको हम आंशिक ऑडिट कहते हैं। फिर इंटरिम, वो भी एक तरह का आंशिक ऑडिट ही है। वचगाला का बीच का ऑडिट जो होता है कि बीच में कभी भी या तो क्वार्टरली, बाई क्वार्टरली, जब उसकी इच्छा होती है तब ये बीच का होता है। वो क्यों किया जाता है वो हम आगे डीप में भी फिर देखेंगे, लेकिन जस्ट उसको समझ लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे पार्टनरशिप का ही हमने देखा कि कोई पार्टनर बीच में एंटर होना चाहता है, या कंपनी है वो उसके बीच में कोई प्रोजेक्ट बंद करना चाहती है या कोई ऐड करना चाहती है, तो बीच में वो अपना ऑडिट करवा लेती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। फिर है इंटरनल ऑडिट, माना आंतरिक ऑडिट, माना कंपनी अपने ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करवाती है। जैसे बड़ी कंपनी होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के द्वारा उसका ऑडिट करवाती है, ताकि पता चले कि वो कौन सा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वो देखने के लिए हम आंतरिक ऑडिट करते हैं। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ पर्पस, हेतु के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं। तो उसमें एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, माना जो संचालकीय ऑडिट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी है, जो उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छी रीति से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट है उसका मैनेजर से उसका मैनेजमेंट सही से चल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए उसका जो संचालकीय जो उसकी जो सारी जो वो क्या बोलते हैं उसके जो कुछ पहलू है उन सब का इसमें ऑडिट होता है कि जो उसके पहलू है वो सही में काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर आता है फेयरनेस औचित्य ऑडिट, माना उसमें वैसे उसका जो काम है ज़्यादातर उसको डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, और जो कुछ भी चल रहा है वो फेयरली चल रहा है कि नहीं वो उसमें देखने के लिए औचित्य ऑडिट होता है। फिर आता है इफ़िशियंसी ऑडिट, वो भी वैसे तो सेम ही है, लेकिन कार्यक्षमता, किसी भी डिपार्टमेंट की कार्यक्षमता कितनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट वैसे हमें सेम लगता है, लेकिन इसमें उसकी संचालकीय जो उसकी स्किल है उसको देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संचालकीय नहीं, ऑल ओवर उसकी कार्यक्षमता क्या चल रही है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो उसकी कार्यक्षमता कितनी है वो देखने के लिए हम इफ़िशियंसी ऑडिट करते हैं। फिर एक कॉस्ट ऑडिट, उसके लिए तो हम जानते ही है क्योंकि हम अपने जो 3rd और 4th सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंट पूरा पढ़ गए हैं, तो जो कुछ भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हमें जो कुछ भी कॉस्ट लग रही है, चाहे हम वो बाहर से खरीदते हैं या अपने यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, तो उसके लिए जो भी हमें कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कहाँ तक सही है वो देखने के लिए हम उसकी कॉस्ट का ऑडिट करते हैं। फिर आता है स्पेशल ऑडिट, खास ऑडिट, जैसे कोई खास हेतु से हम ये ऑडिट करते हैं, माना ये एन्युअली वार्षिक ऑडिट नहीं है, लेकिन अचानक से हमें ये होता है कि ये ऑडिट करना चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए खास लग रही है, तो उसके लिए हम खास उसी डिपार्टमेंट के लिए उसी चीज़ के लिए फोकस करके जो हम ऑडिट करते हैं वो होता है स्पेशल ऑडिट। और लास्ट वन है सोशल ऑडिट, माना सामाजिक ऑडिट, सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसे समाज का हम करते हैं तो सामाजिक, इसमें वो फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं होती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा जो कार्य चल रहा है वो कहाँ तक सही है, उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है वो देखने के लिए हम सामाजिक ऑडिट करते हैं। तो ये थे हमारे ऑडिट के टाइप्स। फिर उसके सब टाइप्स भी होते हैं, ये तो मेन टाइप्स थे, तो सब टाइप्स में हमने जो आगे देख लिया वही है इंटरनल ऑडिट। जो इंटरनली जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है तो वो उसमें ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे डिपार्टमेंट से वो कराते हैं, क्योंकि वो एनुअल ऑडिट कराएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर वो उसमें फ्रॉड्स या कोई एरर आएगी तो उसको हमें कंप्लीट करने के लिए भी टाइम लगेगा, इसलिए वो बीच बीच में इंटरनल ऑडिट करती है। सम कंपनीज में ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, माना कई बार वो दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट भी दे देती है इस थर्ड पार्टी को इस ऑडिट के लिए। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिट, वो भी हमने वैसे देख लिया है कि एक्सटर्नल ऑडिट है वो दूसरी कोई कंपनी है वो करती है, माना अपनी कंपनी के अंदर से नहीं होता है, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति या कोई कंपनी का आदमी या कोई कंपनी की ग्रुप आके करके उसको ऑडिट करते हैं, और उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको वो ऑडिट करने का होता है। This second party usually completes this type of audit
थ्रो एन इंस्पेक्शन और सर्वे टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ज़्यादातर ये क्यों किया जाता है, तो गुड्स की जो क्वालिटी है वो सही है कि नहीं, उसकी सर्विस जो है वो सही है कि नहीं, वो देखने के लिए जब दूसरी कंपनी उससे उसके साथ कुछ डील करना चाहती है तब वो थर्ड पार्टी को ऐसा एक्सटर्नल ऑडिट करवाती है, जिसको हम थर्ड पार्टी वैसे कह सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट अलग है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या होता है, द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज टू कंप्लीट अ सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब कंपनी जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट का कोई लॉ है उसके हिसाब से हमें उसका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है कि थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया आपने, क्योंकि इंटरनल ऑडिट वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। मैं ये अपना ये ऑडिट करूँ तो मैं तो अच्छा ऑडिट ही करूँगी, तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी को इसका देते हैं और उसका सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट लॉ के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई भी कंपनी होती है या कोई भी संस्था होती है या कोई ऐसी एनजीओ होती है जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट या और बेनिफिट लेना चाहती है, तो उसको ये सर्टिफिकेट उसको वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी ऑडिट्स आर डन बाय एन एंटिटी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात बहुत महत्व की है कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति है वो नहीं उसमें चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो कोई होनी चाहिए एंटिटी वो स्वतंत्र होनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंपनी के द्वारा ये ऑडिट होना चाहिए, माना खुद का ऑडिट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही रीति से उसका, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का ही आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट हमने देखा वही है ये, कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन सही रीति से किया गया है कि नहीं वो देखने का होता है। और कई बार हम कोई ऐसे डील करते हैं तो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं वो ऑडिट हम करवाते हैं। प्रोसेस ऑडिट, उसमें जो कुछ भी प्रोसेस चल रही है वो सही है कि नहीं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रोसेस होती है, कोई चीज़ की प्रोसेस होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं उसके लिए हम ऑडिट करते हैं। फिर होता है सिस्टम ऑडिट, जो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट चल रहा है वो सिस्टमेटिक है कि नहीं, ये सिस्टम सही है कि नहीं, उसमें कुछ गलती है कि नहीं। तो जो सिस्टम का भी कुछ रेगुलेशंस बनाया हुआ होता है, प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं, तो उसमें भी कई बार चेंजेस करने की आवश्यकता होती है, तो वो चेक करने के लिए सिस्टम ऑडिट किया जाता है। फिर प्रोडक्ट ऑडिट, अपनी जो प्रोडक्ट है हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है, उसकी प्रोसेस सही है कि नहीं है, लोग उसको कितना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या गलतियां निकाल रहे हैं, क्या क्या उसमें तकलीफ हो रही है, तो वो सब प्रोडक्ट ऑडिट में आ जाता है। तो आज हमने देखा कि ऑडिट क्या है, उसका मेन एम्स क्या है और टाइप्स कितने हैं। क्योंकि आज तक हम जानते थे कि सिर्फ जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसको चेक करना, उसको इवेल्युएट करना ही ऑडिट कहा जाता है, लेकिन आज पता चला होगा कि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को चेक करना ही ऑडिट नहीं है, ऑडिट के कई सारे प्रकार होते हैं। तो आशा रखती हूँ कि यहाँ तक की जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।